ग्रेट। मैम स्क्रीन शेयर करना है। मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। भावत भावम लगाने से। नहीं, उसके पहले हम भावों पर बात करेंगे मैम। ठीक है, तो क्या लगाना है? सॉफ्टवेयर कर लीजिए ओपन, या सॉफ्टवेयर कोई भी ओपन। एक कुंडली का पिक्चर आप ओपन कर सकते हैं। गूगल अच्छा, गूगल पे भी कर लेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है। गूगल पे डाल लो। हम्म। हाँ, कोई भी एक निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है। हम्म, दिख रहा है ना? हाँ जी मैम, दिख रहा है। मैम वो छोटा है पर ये, इसका पिक्चर निकाल लो ना आप, पिक्चर में आ जाएगा वो। ठीक, चलिए मैं निकल। कोशिश करता हूँ, शायद आ जाएगा। कुछ दिख इमेजेस रहा ही है आपको निकल। स्क्रीन पर? हाउस। ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूँ फिर। ठीक है, तो जहां पर, जैसे कि हमारी कल भी बात हुई थी, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो, उसे हम लग्न कहेंगे। अब हम ना अभी एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा भावों के बारे में बातचीत करते हैं कि भाव एग्जैक्टली हमको देते क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमको हमारी लाइफ में वो हमें खुशी खुशी दे देते हैं। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो थ्योरी आप लोग पढ़ने वाले हो वो ग्रहों पर उतनी बेस नहीं है जितनी भावों पर है। ठीक है, ग्रहों पर भी उसका मत है, लेकिन भावों को ये थ्योरी ऊपर रखती है, ग्रहों को उसके नीचे रखती है। लेकिन जब आप पराशरी ज्योतिष है ना पढ़ते हैं, तो वहां पर भाव नीचे होते हैं, ग्रहों को, है ना, उनके योगों को ऊपर रखा जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, के भास्करन पद्धति, खुल्लर जी की जो थ्योरी है, कस्पल इंटरलिंक है, ठीक है, भास्करन जी की जो ये जो थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चुनेट थ्योरी, है ना, फॉर्चुना पॉइंट थ्योरी, ये सारी जो थ्योरीज हैं,
ठीक है। ये सारी थ्योरीज जो है वो भावों पर आधारित है। जैसे एक थ्योरी और है 3.5 बैक टू पवेलियन थ्योरी। ठीक है। एक थ्योरी और है वो है 4 स्टेप थ्योरी। तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये सारी थ्योरीज किस तरह से डेवलप हुई हैं? कृष्णमूर्ति जी के बाद ही डेवलप हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी अंततः ये बात कह के गए थे कि मैं जो आप लोगों को दे के जा रहा हूँ इसमें और भी ज्यादा शोध अभी बाकी है ना। इसमें शोध, ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा शोध करके जा रहा हूँ, आगे शोध की भी संभावना है। इसलिए जो अन्य लोग थे उन्होंने बहुत सारे इसमें शोध किए। एक थ्योरी और है, उसका नाम है गुलबर्गा थ्योरी। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं ये बेसिकली नक्षत्रीय ज्योतिष पद्धतियां हैं। ठीक है। इतनी सारी थ्योरीज में से हम तीन थ्योरीज का अध्ययन कर रहे हैं। एक तो केपी, नाड़ी, के भास्करन। ठीक है। कृष्णमूर्ति जी खुद ये बात कभी नहीं कही कि ये जो थ्योरी है या ये जो सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कृष्णमूर्ति पद्धति है ना। वो कहते थे एस्ट्रोलर एस्ट्रोलॉजी है, ये नक्षत्रीय ज्योतिष पद्धति है, जो नक्षत्रों पर ज्यादा बेस है। ठीक है। तो यहाँ पर भावों का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है। पहला भाव है जिसे हम लग्न कहते हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये आपको आपसे मिलाता है। ये सेल्फ को दिखाता है, सेल्फ से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको दिखा देता है। आपका शरीर कैसा होगा, शरीर का गठन कैसा होगा, शरीर की हाइट कैसी होगी। ठीक है। उसके बाद में जो है वो मसल्स गेन कैसा होगा, चर्बी कितनी होगी, दिखने में आप कैसे होगे, दिखने में आप हट्टे कट्टे होगे या दुबले पतले होगे। आपके सर के जो बाल हैं वो जो घने होंगे एक लंबे टाइम तक, या फिर शुरुआती दौर में ही, जैसे जैसे ही आप चाइल्डहुड से बायहुड में आते हैं, बायहुड से यूथ में आते हैं, है ना, तो उसी टाइम पर बाल कम होने लगेंगे। तो ये आपको लगन जो है ये सारी चीजें शरीर के बारे में, आपके मस्तिष्क के बारे में, आपके फोरहेड के बारे में, आपके बालों के बारे में लगन बता देता है। आपके अपीयरेंस के बारे में लगन बात करता है। इसके अलावा शरीर और मन, है ना, इनके लिए पतंजलि योग सूत्रों में एक बहुत अच्छा सूत्र है। वो पतंजलि ऋषि जो है वो कहते हैं कि शरीर और मन दो नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको ज्योतिष में देखने को मिलता है कि लगन कुंडली में जो लगन होता है, शरीर, है ना, और मन, देह और चित्त दोनों ही पहले भाव से देखा जाता है। तो ये सब शरीर को भी देखेंगे, ऑल ओवर बॉडी को भी देखेंगे। इवन हम हमारा जो सर का हिस्सा है, फोरहेड है, आंखों के ऊपर का जो एरिया है उसको भी देखेंगे। हमारे जो मस्तिष्क में तंत्रिकाएं हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो सब कुछ यहीं से देखेंगे हम। इसके अलावा हमारे माइंड जो है, एक जो मन है, जो चित्त है, उसको भी यहीं से देखेंगे। हमारे कॉन्शियस माइंड को बेसिकली हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। अब मन सोचता कैसा है तो लगन देख के पता पड़ जाएगा किसी की भी कुंडली में, है ना। मन की एक्टिविटी कैसी है उस पर्सन की, लगन से पता चल जाएगा। इस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, या ये व्यक्ति प्रेम पूर्वक ज्यादा है, या ये व्यक्ति मतलब सुप्त अवस्था में रहता है, सुस्त है ना, या फिर बहुत तेज तर्रार है, एक्टिविटी ज्यादा करता है, या बिल्कुल भी घर में बस बैठे बैठे मोबाइल देखना ज्यादा पसंद है इसको। तो ये सारी चीजें ना हमको पहले भाव से पता चल जाती है। दूसरा, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वो हमारी कुंडली का दूसरा भाव है। ये भाव हमको क्या बताता है? ये भाव हमको मूल रूप से 3 चीजें बताता है: धन, धान्य और कुटुंब। सॉरी सर, धन, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा यहाँ स्क्रीन पे। शेयर नहीं हो रहा नहीं, यहाँ पे दूसरा कुछ दिख रहा है, है? एस्ट्रोपथरी ऐसा कुछ दिख रहा है। दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ। ठीक है। तो दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं धन, धान्य और कुटुंब। ठीक है। तो धन और धान्य, है ना, और कुटुंब, आप इन तीनों को, है ना, ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के विवेक के हिसाब से इन तीनों को आप अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते। तीनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो इसलिए पुराने समय में जब भी दान की बात आती थी या जब भी पैसे की बात आती थी, तो जिस व्यक्ति के पास में जितना अनाज का भंडार होता था वो उतना ही धनी कहलाता था। ठीक है। जिसका कुटुंब जितना बड़ा होता था वो उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। ठीक है। तो धन, धान्य, कुटुंब इस भाव से देखा जाता है। और इसलिए ही यहाँ पर आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार भी
जो रुपया है, जो पैसा है, जो एसेट है, जो अ, चल संपत्ति है ना, दो तरह की संपत्ति है ना, चल और अचल संपत्ति। तो जो चल संपत्ति है ना, एसेट नहीं बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे चल संपत्ति। तो जो भी चल संपत्ति, जैसे कि आपका चेक हो गए, बॉन्ड हो गए, है ना, जो पैसा है वो तो है ही, बैंक में जो पैसा रखा है वो भी है। किसी जगह पर आपने पैसे को इकट्ठा करके रख रखा है, वो सारी जगह दूसरा भाव है ना। धान्य, अनाज, ये भी दूसरे भाव में आएगा। धन के आ, धन के जैसा ही काम करेगा। और ठीक है, अब यहाँ पर हम धन के साथ में धान्य क्यों जोड़ देते हैं, कारण ये है कि फोरहेड से लेके तो आपकी आहार नली जहां तक जाती है आपके शरीर में, ये वो हिस्सा गवर्न करता है। तो उसमें हमारी आंखें आ जाती है, हमारी कान आ जाती है, हमारी नासिकाएं आ जाती है, हमारी श्वसन ग्रंथियां आ जाती हैं, हमारी गंध लेने वाली जो ग्रंथियां हैं वो आ जाती है, हमारा स्वाद ग्रंथियां आ जाती हैं, हमारा जो निगलने, किसी भी जो भी खाना हम खाते हैं उसको निगलने का जो सिस्टम है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो जो भी हम भोजन खाते हैं, है ना, ये भाव उससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर धान्य को मान्यता दी गई है। ठीक है, अब कुटुंब की बात करें तो कुटुंब जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे तो वो दिखेगा हमको पति पत्नी और बच्चे का जो, है ना, एक परिवार होता है, उस कुटुंब को प्राथमिकता के साथ में यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रेशियस मेटल और प्रेशियस स्टोन, उनको भी हम इसी भाव से देखते हैं। ठीक है, तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव जो है जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, वहां से हम हमारे छोटे भाई बहनों को देखते हैं, हमारी हैंड राइटिंग को देखते हैं, हमारी टाइपिंग स्किल्स को देखते हैं, मोबाइल पर हम कितनी तेजी से टाइपिंग कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग छपाई के कारखाने, मतलब किसी भी चीज की छपाई हो, चाहे वो किताबों की छपाई हो, वो पेपर प्रिंट हो, या मतलब अ, किसी भी तरह की जो छपाई होती है, रंगाई पुताई छपाई वाला काम जो होता है उसको हम देख सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो हो गई, ठीक है, यहीं से हम पुराने समय में बोलते थे उसको टंकणालय, है ना, आप में से किसी ने नाम सुना है टंकणालय? जी जी। क्या होता था वो? वो मतलब टाइपराइटर जैसा। एग्जैक्टली exactly, है ना, तो टाइपराइटिंग का काम जहाँ पर ज्यादा होता था, ठीक है ना, तो वो जो टाइपिंग मशीन होती थी, ठीक है ना, तो उसको बोलते थे टंकन यंत्र। ठीक है, तो टंकणालय होते थे, तो जो जितने भी टंकणालय होते थे, टाइपिंग वाले वर्क होते थे, वो यहाँ से देखे जाते थे। ठीक है, इसके अलावा हम थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों को देखते हैं, थर्ड हाउस से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी देखते हैं। ठीक है, एक तो भाई हमारा कॉन्शियस माइंड है कि अगर हम कहीं पर अगर कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि भाई आइसक्रीम खा रहे हैं, और वो आइसक्रीम खा रहे हैं, हम कौन से फ्लेवर की खा रहे हैं, तो हम खा रहे हैं केसर पिस्ता फ्लेवर की। तो हमको केसर पिस्ता का फ्लेवर का स्वाद तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वही आइसक्रीम हमारे हाथ से अगर एकदम से गिर जाती है, ठीक है, और हम को सोचने का माइक्रो सेकंड में समय होता है कि अब इसका क्या करें, तो फटाक से हमारा हाथ हमसे बिना पूछे जाता है और उसको तुरंत पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो सेकंड्स के अंदर का जो टाइम है, उसने जो निर्णय उस समय पर लिया गया है, ठीक है, वो किसने लिया है? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने लिया है। या फिर मान लो कि भाई हम सब छोटे भी थे खूब, हमारे माता पिता ने, दादाजी ने कभी कभी पिटाई भी कर दी होगी हमारी, टीचर ने पिटाई कर दी होगी। तो जब पिटाई होती है और पहला तमाचा हमारे गाल पर आने ही वाला होता है, उसके पहले ही माइक्रो सेकंड्स में एक हाथ जो है वो हमारे हाथ, हमारा जो हाथ है वो गाल पर अपने आप आ जाता है बचने के लिए। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, वो मूवमेंट हम थर्ड हाउस से देखते हैं। समझ में आया आप सबको? क्लियर हो रहा है? थर्ड हाउस से और क्या क्या चीजें देखते हैं हम लोग? थर्ड हाउस से बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है,
आप मोबाइल पर क्लासेस ले रहे हैं, है ना, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, और जो भी संचार के माध्यम है वो सब कुछ तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो संचार के माध्यम में क्या क्या चीजें आती हैं? चिट्ठी पत्री हो गई, ठीक है, और ईमेल हो गए, अब व्हाट्सअप आ गया है, टेलीग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। संचार की जितने भी माध्यम है ना, तो कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो हम थर्ड हाउस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं, चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव से मुख्य रूप से जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर हम हमारी माँ को देखते हैं, हमारी मदर को देखते हैं, ठीक है। हमारी जो माता जी है उसको हम देखते हैं चौथे भाव से। अब माँ जो है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि माँ हमारे जीवन में सबसे पहला काम क्या करती है हमारे लिए? थोड़ा सा माइक खोल के अगर आप लोग बोल सके, माइक फिर अपने आप बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी आप सब लोगों से। माँ सबसे पहला काम जो है वो हमारे लिए क्या करती है? सबसे पहला काम कोई बता सकता है? सर पोषण, हाँ जी मैम। नर्चरिंग, सर सबसे नर्चरिंग पहले ये पोषण देना। जन्म देती है। क्या करती है, फिर से बोलिए। जन्म देना। जन्म देने के बाद में? सर पोषण तो करना, नर्सरी नर्चर करना। हाँ, तो हमको सबसे पहले वो आहार देती है, ठीक है। तो आहार से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ चौथे भाव से देखी जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, स्क्रीन मैंने बंद कर दी है। तो माँ सबसे पहले हमको पोषण देती है, आहार से संबंधित जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी जगह हैं। तो आहार से संबंधित चीजें क्या क्या है है ना, तो सबसे मुख्य आहार हमारे भारत में माना गया है दूध, ठीक है। तो चौथा भाव जो है दूध और दूध से बनी हुई चीजों का कारक है, ठीक है। दूसरा चीज है पोषण आहार, ठीक है, और ऐसी चीज जिससे थोड़ा ना पेट भर जाए, और ऐसी जगह है, क्योंकि माँ जो है ना वो दूध ऐसे दूर से तो पिला नहीं देती हमको, दूर दूर से, है ना, बिल्कुल बाकायदा हमको गोदी में लेकर, है ना, प्रेम से वो देती है। तो ऐसी जगह है, मतलब माँ की गोदी भी एक जगह है ना। तो जहां से भी हमको एक जगह मिलती है जहां से हम पोषण ले सकते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, मोटल्स, और खोमचे, ढाबे, जूस के स्टॉल्स, मोमोज की दुकानें, छोले भटूरे की छोटी छोटी गेड़ियां, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये हम चौथे भाव से देखेंगे, ठीक है। फिर माँ हमको आश्रय देती है ना, कई महीनों तक तो वो वही गोदी में ही बिठा के रखती है हमको। तो जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको आश्रय मिलता है वो सब कुछ हम चौथे भाव से देखते हैं। सबसे पहले तो हम खुद हमारा घर देखेंगे, सबसे ज्यादा सुरक्षित, क्योंकि हम हमारे घर में होते हैं। गर्मी हो, बारिश हो, ठंड ज्यादा पड़ रही है ना, हम हमारे घर में बेसिकली सुरक्षित रहते हैं। अगर हम बाहर रहेंगे ठंड बारिश सर्दियों में तो इफेक्टेड हो जाएंगे ना। तो एक सबसे अच्छा हमको एक सेफ जोन जहाँ पर मिल रहा है वो माँ की गोद में मिलता है, दूसरा हमारे घर में मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो घर है, हमारे जो भूमि भवन है ना, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। भूमि भवन और जो भी हमारे जो भी चीजें हैं उसको हम क्यों देखते हैं चौथे भाव से? क्योंकि चौथे भाव से हम लोग देखते हैं फिक्स एसेट। सेकंड हाउस से हम क्या देख रहे हैं? अचल संपत्ति। चौथे भाव से सॉरी चौथे भाव से हम देख रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट सेकंड हाउस से हम देख रहे हैं चल संपत्ति, और चौथे भाव से देख रहे हैं हम अचल संपत्ति जो हिलती नहीं है। तो हमारे घर के में रखे हुए सोफा, कुर्सी, टेबल, है ना, वार्डरूम, ठीक है, पलंग, जो जो भी चीज फिक्स लंबे समय तक जहां पर रखी हुई है वो सारी चीजें फिक्स एसेट जितने भी हैं। और हमारे पास इसके अलावा भी जो कोई फिक्स एसेट है जिसको हमने प्रॉपर्टी के रूप में खरीद रखा है,
कोई घर खरीद रखा होगा, तो वो सारा कुछ भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। व्हीकल भी फोर्थ हाउस से होगा? हाँ, व्हीकल फोर्थ हाउस से हम इसलिए देखते हैं क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जो यात्राओं के कारक हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी कभी यात्राओं की बात करेंगे कि किसी व्यक्ति ने यात्रा करी या फिर उसके यात्राओं के योग बन रहे हैं, तो वहां पर हमको जो यात्राओं के भाव हैं उसको तो ठीक है, उसको तो देखना ही है हमको, चंद्रमा को या फिर शुक्र को भी एक बार नोटिस करना ही हो सकता है कि इनकी दशाओं में ही वो घटना घटित हो। ठीक है, तो जब हम चंद्रमा यात्राओं का कारक है, इसलिए हम व्हीकल्स को भी, और ये जो भाव है ये चंद्रमा से संबंधित ही है, 4 नंबर राशि से संबंधित है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से व्हीकल्स को भी देखते हैं। व्हीकल्स में बैलगाड़ी से लेके तो रॉकेट तक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, लूना, ठीक है, मोपेड और बीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ हाउस में से हम देख सकते हैं कि भाई हमने क्या क्या चीज स्टोर करके रख रखी है। ठीक है, तो जितने भी स्टोर हाउस होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं, और वेयर हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं बड़े बड़े। ठीक है ना, और हो सकता है कि भाई बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस और वेयर हाउस की बात तो ठीक है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि दादी नानी अपने घर में किचन पर ही एक पोटली बांध के रख देती थी जिसमें प्याज और लहसुन भरे हुए होते थे। ठीक है ना, तो जो भी चीज आप स्टोर करके रखते हैं वो चौथे भाव से देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथे भाव से हम मशीनें भी देखते हैं। ठीक है, और भी कई चीजें देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जो दो सिद्धांत अभी बाकी हैं उन पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा पांचवें भाव की अगर हम बात करें तो पांचवें भाव मुख्य रूप से संतान का भाव है। संतान भाव बोला जाता है उसको। ठीक है, प्रसन्नता का, खुशी का। अब आप बोलोगे कि भाई सुख का भाव तो चौथा है, तो सुख वही है, मतलब भाई हमारे पास इतने सारे एसेट है, ये हमारा सुख है। लेकिन बरसात में नंगे पुंगे बच्चे बारिश में मस्ती कर रहे हैं, वो खुशी है। ठीक है, हाँ, तो खुशी कहाँ से देखेंगे हम? पांचवें भाव से। प्रेम कहाँ से देखेंगे? पांचवें भाव से। स्नेह कहाँ से देखेंगे? पांचवें भाव से। प्रेम के जितने भी पहलू हैं सबको पांचवें भाव से देखा जाएगा। प्रेम पंचम भाव क्या, बेसिकली आपका डोपामाइन हार्मोन जो होता है एक्टिव हो जाता है जब यहाँ से आपको खुशी मिलना स्टार्ट होती है। वो हमारा पंचम भाव जो है ज्योतिष में जो डोपामाइन हार्मोन है। ठीक है, सूर्य का भाव है, सूर्य से संबंधित भाव है ये, 5 नंबर की राशि क्योंकि इसी से संबंधित है। खेल कूद। ठीक है, खेल कूद का भाव है। कई थ्योरीज में तीसरे भाव को भी खेल कूद का बोला जाता है, नहीं, पांचवें भाव का जो है वो खेल कूद का है, क्योंकि हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लंबे समय से कि भाई विराट कोहली अगर क्रिकेट खेलने आया तो कैसे खेलेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये हम पंचम भाव से ही हमेशा से देखते हुए आए हैं, और हमने कई बार देखा है, एक नहीं हजारों बार देखा है। ठीक है, तो का भाव पंचम भाव है, स्नेह का पंचम भाव है, संतान जन्म का पंचम भाव है, और महत्वपूर्ण चीज का है वो है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। ठीक है, पंचम भाव से आप लोगों ने ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ यूट्यूब से भी पढ़ा होगा, कहीं से ही पढ़ा होगा, तो ऐसा कहा जाता है ना कि भाई पंचम भाव पूर्व जन्म के भाव के कर्मों का भाव है। तो जब तक वो पूर्व जन्म के जो भी चीजें आपने की होगी वो कहीं ना कहीं जाके कलेक्ट हुई होगी। कहाँ पर कलेक्ट हुई होगी? तो आपके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में कलेक्ट हुई होगी। ठीक है, तो ये जो पंचम भाव है ये हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का भाव भी है। तो पहला भाव कॉन्शियस माइंड, तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड, पांचवा भाव कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, इसको ध्यान रखिएगा। पंचम भाव, इसके बाद धर्म का भाव भी है ना।
धर्म त्रिकोण में से धर्म त्रिकोण से संबंध रखता है, और धर्म का भी है, इसलिए यहाँ से हम लोग मंत्रों को देखते हैं। कौन से मंत्रों को? वैदिक मंत्रों को। मंत्रों को देखते हैं, वैदिक मंत्र, पुराणोक्त मंत्र, है ना, उपनिषदों के मंत्र, इन सारे मंत्र यहाँ से देखते हैं। स्तुति, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं पंचम भाव से। हमारे जो इष्ट देव हैं उसको हम पंचम भाव से देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंचम भाव से हम और भी चीजें देखते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि हमको भाव भावांतर और भाव भाव सिद्धांत को समझना पड़ेगा। छठे भाव की बात करें तो छठा भाव है मुख्य रूप से रोग का, ऋण का, है ना, और ग्रंथों में यह भी लिखा है कि शत्रु का भाव भी है। लेकिन जब हम नक्षत्रीय ज्योतिष पद्धतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम शत्रु को उतना ताकत से नहीं लेते, शत्रु को हम लेंगे सप्तम भाव से, ठीक है। यहाँ पर क्यों हम शत्रु का भी शत्रु को भी मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर आप लघु पराशरी नाम से जो ग्रंथ है उसको उसका अध्ययन करेंगे थोड़ा, तो वहां पर लिखा हुआ है कि रोग ही शत्रु है और शत्रु ही रोग है ना, इस तरह का एक संज्ञान वहां पर दिया गया है, एक श्रुति है वहां पर। तो रोग ही शत्रु है और शत्रु ही रोग है। बेसिकली पंचम भाव जो है, षष्टम भाव जो है, छठा भाव जो है, वो कंपटीशन का भाव है। आपकी फाइट किस तरह की है आपका गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। आप किस तरह से लड़ते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति किस तरह से कंपटीशन करता है, छठा भाव हमको बेसिकली ये बताता है। और इसीलिए जब भी हम खासकर क्रिकेट प्रिडिक्शंस में जाते हैं तो कोई टीम जीतेगी या हारेगी छठा भाव तय करेगा। दो देशों में युद्ध हो रहा है, प्रश्न कुंडली लगा के देख लो कौन सा देश जीतेगा, छठा भाव तय करेगा। फुटबॉल का मैच छठा भाव तय करेगा। इवन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स छठा भाव तय करेगा। एक चीज हम इतनी सारी चीज बातों में भूल गए कि चौथा भाव जो होता है वो मैंने बताया कि माँ का होता है। माँ हमारे जीवन में पहली शिक्षिका भी होती है। हमारा सबसे पहला गुरु जो है वो माँ है, वो हमको सिखाती है कि बेटा पानी से पप्पा बोलो और खाने से हप्पा बोलो, ठीक है। ठीक है। तो हमारी अर्लियर एजुकेशन जो है, इसलिए हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। छठे भाव से हम कंपटीशन देखते हैं, छठे भाव से हम हमारा जो मेहनत करके अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड करके उसके बदले में जो धन लेते हैं, छठा भाव वो है। तो वो किस किस माध्यम से लेते हैं? हम जॉब के माध्यम से भी ले लेते हैं, ठीक है, और अपनी सर्विस किसी को देकर, है ना, सर्विस ही तो करते हैं हम। छठा छठा भाव सर्विस का, जॉब मतलब सर्विस, सर्विस मतलब जॉब। वहां हम अपनी सर्विस बेच रहे हैं बेसिकली। हमारे पास जो स्किल है हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, उससे हमको एक पैसा मिल रहा है। तो जो मेहनत का धन है ना, दूसरे भाव के बाद में छठा भाव भी धन का भाव है, मेहनत के धन का भाव है, ठीक है। सातवां भाव जो है उसको हम बोलते हैं कि बिजनेस का भाव है। क्यों है भैया बिजनेस का भाव? बिजनेस का भाव भी है, लेकिन बिजनेस किससे आता है हमें? कोमल मैडम बताओ, कौन हमको बिजनेस देकर जाता है? सर क्लाइंट। एग्जैक्टली exactly। तो सप्तम भाव जो है वो ग्राहकों का भाव है। और जब भाव अंतर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर भाव से 12वां भाव उस भाव को नुकसान पहुंचा देता है। तो जब आप सातवें भाव से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सातवें भाव से जब 12 तक गिनेंगे तो 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, 12वें नंबर पे छठा भाव आ रहा है। मतलब हर भाव के जस्ट पीछे वाला भाव जो है
उस भाव के कार्यकत्व को आने से रोकता है। ठीक है, तो छठा भाव जो है वो ग्राहकों का नुकसान कर देगा। इसका मतलब ये नहीं ग्राहकों को भगा देगा। ग्राहक का नुकसान जब तक नहीं होगा जब तक हमारा फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह सातवां भाव जो है वो बैंक का भी है। तो जब तक बैंक का नुकसान नहीं होगा तब तक हमको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए छठे भाव को हम लोन का भी भाव बोलते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि छठा भाव जो है वो रोग का भाव है, तो आप देखिए कि छठे भाव के जस्ट पीछे कौन सा भाव है? पांचवा। मतलब छठे से 12वां भाव कौन है? पांचवा भाव। छठे से 12वां कौन सा है? पांचवा भाव। इसलिए पांचवा भाव जो है वो हमको निरोगी रखता है। हीलिंग का भाव है पांचवा। वो हीलिंग जल्दी करेगा। जिसकी भी कुंडली में अगर उसको कोई बीमारी है लेकिन दशाओं में पांचवा भाव एक्टिव हो रहा है, मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। या ठीक हो जाएगा, या बीमार ही नहीं होगा। ठीक है, तो पंचम भाव जो है वो बीमार नहीं होने देता, बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य किससे संबंधित है? सूर्य जो है वो औषधियों को पैदा करता है। उसमें वो सूर्य के ओजस में वो बल है कि वो औषधियां पैदा करता है। औषधियां क्या करती हैं? हीलिंग करती हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई बीमारी किसी को लग रही है, किसी को बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, तो गायत्री मंत्र का जरूर जाप कीजिए। है ना? सूर्य के सहस्त्र नाम है, हृदय आदित्य स्तोत्र है, इनसे लाख गुना ज्यादा ऊपर है गायत्री मंत्र। सीधे सविता देवता की साधना है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र और पांचवा भाव मंत्रों का भी है दूसरा। ठीक है, अब पांचवा भाव हमको हीलिंग देता है, तो जस्ट उसके पीछे वाला भाव कौन सा भाव है? चौथा भाव। तो वो क्या करेगा? हीलिंग नहीं होने देगा। ला इलाज बीमारी हमको देता है चौथा भाव। ये जितनी बात मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग नोट करते चलना, आपके बड़े काम में आएगी। चौथा भाव क्या देता है हमको? ला इलाज बीमारी देता है। बीमारी ठीक ही नहीं होती है। जिसकी भी कुंडली में अगर नक्षत्र नाड़ी में चार 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 ज्यादा दिखता है, समझ लेना उसकी हीलिंग कैपेबिलिटी बड़ी कम है। जिस तरह से मैं कल नक्षत्र नाड़ी आपको सिखा रहा था। ठीक है, चौथा भाव मैंने बताया कि स्टोर करके रखने का है कोई चीज को। ठीक है, तो तीसरा भाव क्या करेगा? क्या करेगा राम किशोर सर? स्टोर नहीं करने देगा सर, हानि। स्टोर स्टोर को खाली कर देगा। खाली कर देगा जी, व्यय। हाँ, हाँ, स्टोर को खाली कर देगा। स्टोर नहीं होने देगा ऐसा नहीं बोलेगा। स्टोर तो कर लिया अब हमने। अब मान लो कि भाई चौथा भाव हमारा दशाओं में एक्टिव हुआ, अब तो व्यय हो स्टोर तो जाएगा। कर लिया। ठीक है, लेकिन तीसरा भाव एक्टिव हो गया उसके बाद दशाओं में, तो क्या करेगा? स्टोर खाली कर देगा। तो स्टोर आपने आलू के 200 कट्टे लिए राम किशोर सर, उसको जी सर। कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रख दिया। अब आप बैठे हुए हो कि कब अच्छा भाव आएगा। ठीक है, तो सेल्स का भाव कौन सा है? तीसरा भाव। सेल। सेल्स। तो एक अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव लाइक शीतल मैम, कौन सा भाव है मेरी कुंडली का? तीसरा भाव। ठीक है, तो तीसरा भाव सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन। और किसी भी चीज को आपको बेचना है तो दशाओं में देखो कि तीसरा भाव एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर तीसरे भाव प्रश्न कुंडली लगा के देखो होरारी में कि तीसरा भाव जो है वो 3 11 दे रहा है कि नहीं दे रहा है दशाओं में। मतलब प्रश्न कुंडली में भी अगर 3 11 दे रहा है तो भाई इसका माल अच्छे भाव में बिकेगा। या तीसरे भाव के पास में 2 6 10 11 जैसे भाव हो तो अच्छे पैसे मिलेंगे। 5 8 12 होगा तो नहीं मिलेंगे इसको। और और आलू के भाव गिर जाएंगे। ठीक है ना? देखो पंचम भाव से फिर हम एक चीज और देखते हैं। हमने संतान को देखा था। जिसकी कुंडली में 4 नंबर ज्यादा है
उसको संतान की उतनी ही कम संभावनाएं रहती हैं फिर। ठीक है। अब चौथा भाव लाइलाज बीमारी भी दे रहा है, चौथा भाव स्टोरेज भी दे रहा है। ठीक है। पंचम भाव जो है वो नेचुरल क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जो चीज स्वतः ही पनपती है, स्वतः ही पैदा हो जाती है ना। बीज गिरा, पेड़ को आप नहीं उगाओगे, अपने आप ही उग जाएगा। बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा, उसका पौधा बन जाएगा, पौधे का पेड़ बन जाएगा, पेड़ पे फूल लग जाएंगे, फूल में से फल निकल आएंगे। नेचुरली ही प्रोसेस हो रही है। आप बहुत से वक्त पानी दे सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल क्रिएटिविटी है वो सारी की सारी पंचम भाव के पास में है। ठीक है। तो चौथा भाव क्या करेगा, उससे जस्ट पीछे है, वो देगा मैन मेड क्रिएटिविटी। इसलिए मैंने बोला कि भाई मशीनें जो है वो चौथे भाव से देखी जाती है। समझ में आया सभी को? ठीक है। चौथा भाव माँ का है, तीसरा भाव माँ से दूर कर देगा। घर वाली बोलेगी नहीं हम तो अलग रहेंगे, माँ के साथ नहीं रहेंगे। तो चौथा भाव ऐसे काम कर देता है। या फिर बच्चे ही बोल देते हैं कि भाई हम तो माँ बाप के साथ में नहीं रहेंगे, हम हमारा काम भी अलग करेंगे और अलग अलग रहेंगे। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो माँ से दूरी बन जाती है उसमें, ऐसा में। ठीक है। तीसरा भाव सौतेली माँ का भी है, कुमाता का। ठीक है। है ना। अब आप देखो कि नाइन्थ हाउस आपके फादर का होता है, नवम भाव आपके पिता का है। ठीक है। अब चौथा भाव आपकी माता का है। ठीक है। पहला भाव आपके खुद का है। ठीक है। और पहले भाव से अगर आप तीन तक गिन रहे हैं, एक दो तीन, तो आपके छोटे भाई बहन वहां से आते हैं। ठीक है। लेकिन आप चौथे भाव से तीन तक गिनोगे तो एक दो तीन कौन सा आएगा, चार पाँच छः, छठा भाव आ रहा है। अमित सैनी सर, जरा अर्चना मैम, जरा आप सब आ जाओ स्क्रीन पर एक बार, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सारे मित्र आ जाइए, बाकी मित्र भी आ जाइए। हाँ सर, सभी आ जाइए, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो पहले भाव से जब हम तीन तक गिनते तो हमारे छोटे भाई बहन है। चौथा भाव माँ का है, माँ। चौथे भाव पे तो चार पाँच छः, छठा भाव हमारे मामा मौसी का होगा। अगर हमको देखना है मामा मामा की कुंडली नहीं है, ठीक है, अगर हमको देखना है कि यार मामा की तबीयत खराब है, ठीक है, कैसे कैसा क्या रहेगा आगे, ठीक होगी कि नहीं होगी, तो कल आपको ध्यान हो तो मैंने सॉफ्टवेयर में जो एक हाउस रोटेशन वाला एक टूल आपको बताया था। तो वहां से हम कुंडली को छठे भाव से घुमा के उसका लगन बना के मामा के बारे में भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि नवम भाव जो है वो पिता का है। अब पिता से जो नाइन से तीन तक गिन लो तो नौ दस ग्यारह, ग्यारह भाव मतलब हमारे बुआ और काका जी का है। इसका एक मतलब और होता है, इसका एक मतलब ये होता है कि किसी भी भाव से जो तीसरा भाव है ना, वो उस भाव की वृद्धि कर रहा है। इस चीज को नोटिस करो आप। किसी भी भाव से तीसरा भाव उस भाव की वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसके कार्यकत्वों को बढ़ा रहा है। किसी भी भाव से बारहवां भाव उसके कार्यकत्वों को घटा रहा है। किसी भाव से तीसरा भाव उसके कार्यकत्वों को बढ़ा रहा है। जैसे छठा भाव है, छठा भाव हमने बोला कि रोग का है। ठीक है। छठे से तीन तक गिनो आप, छह सात आठ, मोना मैम आठ ही आएगा ना, बिल्कुल अर्चना ना। मैम आठ ही आएगा। छह, छह से तीन तक आगे आगे गिनो, छह हाँ जी। सात आठ। हम्म, ठीक है।
तो आठवां भाव आपको मल्टीपल बीमारियां देगा। छठा भाव मैंने बताया जॉब का है, तो आठवां भाव आपको मल्टीपल जॉब दे देगा। छठे भाव में आप घोड़े की तरह काम करोगे, आठवें में आप गधे की तरह करोगे। दिन भर दुकान पे भी बैठोगे, फिर शाम को आके क्लासेस भी लोगे। ठीक है। तो आठवां भाव इस तरह से काम करता है। ठीक है। अब सातवां भाव आपकी धर्म पत्नी का होता है, या फिर आपके पति का होता है। ठीक है। अब आप देखिए कि आपसे दूसरा भाव जो है, आप पहला भाव है आप खुद सेल्फ, पहला भाव। आप दूसरा भाव देखिए, पैसा है वहां से, आपका पैसा। सातवें भाव से दो तक गिनिए, सातवां भाव आपकी पत्नी का, आठवां भाव आपकी पत्नी का पैसा। अब मान लीजिए कि भाई, उदाहरण के लिए, जैसे दीपक सर हैं, ठीक है, उनकी शादी होने वाली है, लड़की की पत्रिका आई है कोई। ठीक है। दीपक सर के पास काफी पैसा है, काफी एसेट्स हैं। ठीक है। उनकी उनकी कुंडली में भी काफी एसेट्स हैं, लेकिन हमको लड़की की कुंडली में दिख रहा है कि इसको गरीब पति ही मिलेगा। तो क्या हम ऐसी लड़की से शादी करवाएंगे सर की? नहीं मतलब लड़की की कुंडली में दिख रहा है कि इस लड़की को जिससे शादी करेगी वो गरीब ही हो जाएगा। नहीं तो नहीं। ये चीज भी हम कुंडली में देख सकते हैं। हम इतना डीप घुस के देख सकते हैं कुंडली में। तो ये सारी चीजें किस चीज से जो है फलीभूत हो रही है? दो सिद्धांतों की वजह से हो रही है। एक सिद्धांत है भावत भावम सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है भाव भावांतर सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसके आगे अगर मैं और बताता हूं तो ऐसा तो नहीं कि ओवरडोज हो जाएगा, बात दिमाग से खसक जाएगी? अगर ऐसा है, नहीं सर। ठीक है, कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। यस। यस सर। ठीक है। तो सातवां भाव ग्राहकों का है, हमारी पत्नी का है, आपके बिजनेस का है। ठीक है। एक नाव में अगर 10 लोग बैठ के नाव पार कर रहे हैं, तो उन 10 के 10 लोगों को सातवें भाव से देखा जाएगा, आपके पार्टनर्स का है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ज्योतिष के जो विभिन्न शास्त्र हैं उनमें ये बात मेंशन है कि एक नाव में अगर 10 लोग नदी पार कर रहे हैं तो आपका सातवां भाव से देखा जाएगा। अब सातवां भाव पत्नी को भी दिखा रहा है। ठीक है। सातवां भाव आपके दुश्मनों को भी दिखा रहा है। मतलब जो, जिस दुश्मन को आप जानते हो कि यार ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, मतलब जो कि सामने खड़ा है बिल्कुल आपके, आपके सामने कैसे खड़ा है कि देखो आप कुंडली में पहला भाव कि जस्ट सामने सातवां भाव है। ठीक है ना? आपका कॉम्पिटिटर भी सातवां भाव है। कंपटीशन जो है छठा भाव है, लेकिन कॉम्पिटिटर जो है वो सातवां भाव है। तो मतलब आपकी वाइफ भी क्या आपकी कॉम्पिटिटर हो गई क्या? या आपका हस्बैंड भी आपका कॉम्पिटिटर हो गया? इस हिसाब से तो आपका दुश्मन हो गया वो। ठीक है ना? तो उसके लिए भी शास्त्र सम्मत बात ये है कि जब भी हम विवाह करते हैं, ठीक है, तो वहां पर पति या पत्नी के साथ जब हम एक होते हैं तो वहां भी हमारा किसी ना किसी चीज का नुकसान होता है सहवास के दौरान। ठीक है। तो इसलिए हम उसको शत्रु की श्रेणी में, शत्रु वाले भाव में रखा है। अब शत्रुओं की बात करी तो चोर, डकैत, लुटेरे, गैंगस्टर्स, ये सब सातवें भाव से देखा जाएगा। तो चोर के पास जो हमारा पैसा चला गया वो कहां से देखेंगे? आठवें भाव से। ठीक है। हमें हम अपना पैसा दूसरे भाव से देख रहे हैं, और क्या देखते हैं हम दूसरे भाव से? हमारा परिवार भी तो देखते हैं। तो जो आपका ससुराल पक्ष है उसको कहां से देखोगे आप? आठवें भाव से। ठीक है। तो आपके ससुराल पक्ष, जिस शादी होने वाली, वो कैसा है? उस घर का एटमोस्फेयर कैसा है? मतलब वो लोग कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसे हैं, व्यवहार कैसे हैं? ठीक है। कितने लोग हो सकते हैं? ज्यादा लोगों का परिवार है कि कम लोगों का परिवार है? इवन आपको दहेज में कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है, वो भी हम आठवें भाव से देखते हैं। है ना? जो जो लोग मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में
अशोकनगर पार करके, है ना, यूपी, आगरा, है ना, और पूरा मतलब मथुरा, बस जयपुर, इधर के क्षेत्र पूरा जो है बड़ा खुश हो जाता है दहेज के नाम से। ठीक है ना। फिर उधर दिल्ली के बाद खत्म हो जाता है खेल, है ना, उधर कोई नहीं मांगता ज्यादा। तो दहेज के प्रश्न भी बहुत आते हैं, सच बता रहा हूँ। आते कि नहीं कोमल मैम? है ना, अशोकनगर वालों के सबसे ज्यादा फोन आते हैं मुझे कि हमारा हमाओ मोड़ा की शादी है, वो पैसा देगो क्या ना देगो कित, और वो ऐसा पैसे की बात नहीं करते, वो बोलते कि कितने की शादी करेगा। वो वो शादी कितने की करेगा वो। तो इस तरह के फोन काफी आते हैं, भाई करवाएं कि नहीं करवाएं संबंध। तो दहेज जो है वो आठे भाव से देखा जाएगा, आठे भाव से सबसे वर्स्ट, सबसे खराब चीजें हम देखते हैं। तो हमारे जीवन में अगर किसी भाव ने आग लगा रखी है तो वो आठवें भाव में लगा रखी है। ठीक है। तो आठवां भाव ने क्यों आग लगा रखी है? क्योंकि एंजाइटी आठवां भाव दे देता है, डिप्रेशन आठवां भाव दे देता है। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं अकस्मात रूप से, आठवां भाव कर देता है वो। एक्सीडेंट आठवां भाव करवा देगा, चोट आठवां भाव लगवा देगा, हड्डी आठवां भाव तोड़वा देगा, झगड़ा आठवां भाव करवा देगा, विवाद आठवां भाव करवा देगा, कोर्ट कचहरी आठवां भाव करवा देगा। ठीक है। जहां से भी मतलब दिमाग को, मन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल जाए, चाहे वो चोट से हो जाए, चाहे वो मतलब डिप्रेशन से हो जाए, है ना, कैसे भी हो जाए, वो आठवें भाव के कारण ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो डिप्रेशन का मरीज है, मतलब, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में ऐसा नहीं, एक अपने आप में एक बीमारी है, प्रूवन है ये। ठीक है। तो जो भी डिप्रेशन का मरीज होगा उसका, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको आठवां भाव की बहुलता दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है। लेकिन इतनी सारी चीजों में, इतनी सारी बुरी चीजों में भी आठवां भाव एक अपना बड़ा ओहदा रखता है बाकी भावों से, जिसमें लगभग लगभग सारे भाव आठवें भाव के सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बता दूं, दूसरा भाव से हम धन देख रहे हैं, छठे भाव से मेहनत का धन दिख रहा है। ठीक है। पंचम भाव जो है ना, वो मेहनत का धन छीन लेता है, वो 12वां है ना, उससे मेहनत, मेहनत का धन नहीं देगा वो, है ना, नौकरी भी छीन लेगा, 12वां है इस कारण, नौकरी भी नहीं करने देगा। धर्म का भाव है, कर्म के भाव को आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है। तो पांचवा भाव क्या देता है हमको? बिना मेहनत का पैसा देता है। पांचवा भाव बिना मेहनत का पैसा देता है। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, सब पंचम भाव देता है। अब आठवां भाव भी हमको पैसा देता है, लेकिन वो अकस्मात धन देता है। मोना मैडम घर से निकली हैं, लिफ्ट से नीचे उतरी हैं, सड़क पर जा रही हैं सब्जी लेने के लिए, और 500 की गड्डी मिल जाए। तो ये जो अकस्मात रूप से धन मिलना है ना, ये आठवां भाव है। आठवां भाव गहराई भी है, गहराई की चीज की, धरती की गहराई और अस्तित्व की गहराई, सब कुछ है। तो जो भी खदानों से संबंधित काम है वो आठवां भाव है ना। अकस्मात रूप से धन मिल जाना आठवां भाव है। ठीक है। और क्या है आठवां भाव? गुप्त साधनाएं, गुप्त साधना, तंत्र साधना, ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, बीज मंत्र, धाम धीम धूम दुर्जय पत्ने बाम बीम बूम बागधेश्वरी, तो जितने भी बीज मंत्र हैं वो अष्टम भाव के अंतर्गत आएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन, हो सकता है पैसों का गेन ना हो, लेकिन वो किसी और चीज से गेन हो गया हमको, है ना। हमारे ताऊ जी जो है ना, वो हमारे परिवार से बड़ी नफरत करते हैं, पर पता नहीं क्यों वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए हैं। ठीक है। इस तरह के जो आकस्मिक आकस्मिक रूप से जो प्रॉफिट हमको मिल जाते हैं लाइफ में, वो अष्टम भाव बताता है। बीमे का क्लेम भी अष्टम भाव से मिल जाता है हमको। और
पैतृक संपत्ति, वसीयत अष्टम भाव से मिल जाती है। कोई गिफ्ट देने आया तो अष्टम भाव से देखेंगे। ठीक है। यात्राओं में विघ्न पैदा अष्टम भाव से हो जाता है। पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन ठीक से ना हो बन पाना अष्टम भाव कारक होता है उसका। तो ये इतनी बुरी चीजें मैंने बता दी और आपको इतनी अच्छी चीजें बता दी। अब इसमें से आठवें भाव को अगर मैनेज करना है रंजित सर, तो कैसे मैनेज करोगे बताओ जरा। कि आठवां भाव जीवन में बहुत परेशानी दे रहा है, अब आपको उसको थोड़ा सा मैनेज करना है, तो क्या करोगे फिर आप बताओ। माइक खोलो। माइक खोलना पड़ेगा। हाँ, वो अभी आपका आठवां भाव एक्टिव नहीं है। हाँ माइक सॉरी, खोलना पड़ेगा। अनम्यूट हाँ, नहीं हो रहा वो था। पहला भाव को हाँ एक्टिव करना पड़ेगा, तो प्रयास को। सर सॉरी, कैन यू एक बार फिर से क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज? मैं पूछूं क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन पूछेंगे? आप पूछ रहे, मतलब जो कौन से क्वेश्चन पूछा था, फिर से एक बार रिपीट कीजिए, मैं बोल। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? आठवें भाव से कुछ पूछा था, मतलब आई वाज ट्राइंग टू अनम्यूट माई सेल्फ बट आई कांट एक्चुअली, आई कुड नॉट। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आठवें के भाव से ऊपर हम ध्यान नहीं। अनएक्सपेक्टेड गेन देखेंगे। अच्छा। सर रेमेडी पूछा था आपने कि आठवें में इतनी प्रॉब्लम्स है तो उसकी रेमेडी कहाँ से? ओके ओके, हाँ समझ गया। तो आठवें भाव से आप क्या मतलब भाई, इतनी खराब खराब चीजें, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आठवें भाव से आप उसको अगर मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है, तो आपको ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने अच्छी और बुरी दोनों चीज बता दी है। आप अच्छी चीज करोगे तो भी आठवां भाव एक्टिव होगा, बुरी चीज करोगे तो भी आठवां भाव एक्टिव होगा। तो इसी क्या चीज करोगे? एट एट का सेकंड हाउस, मतलब नाइन्थ नहीं नाइन्थ। नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे। सिर्फ एट को ही मेंटेन करना है अभी। तो हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन हो तो हम लोग बीज मंत्रों का प्रयोग लेंगे, करेंगे, क्योंकि आठवें भाव से हम बीज मंत्र भी देख रहे हैं। ओके। ठीक है, समझ में आया? सर मेरा एक सवाल है, तो आप बोल रहे थे कि मैं पूछूं सर थोड़ा सा सवाल? रुक के अगर ले लें क्वेश्चंस तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लास का फ्लो ना टूटे बस इसलिए। नहीं, आप जिस बात में बोला है, जिस चीज में बोला है, उसके ऊपर ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा ठीक है, था। बताइए हाँ, बताइए बताइए। आपने बोला सिक्स हाउस में जैसे हम लोगों का सर्विस दिखा जाता है, और फिफ्थ हाउस सिक्स हाउस का 12 है, इसलिए फिफ्थ हाउस उसको मतलब डिस्ट्रॉय करता है। तो अभी वो, अगर फिफ्थ हाउस अच्छा होगा तब भी डिस्ट्रॉय करेगा, कि खराब होगा तब भी डिस्ट्रॉय करेगा? और इसमें ना अच्छा और बुरा नहीं है यहाँ पर। फिफ्थ अच्छा। हाउस, फिफ्थ हाउस की जगह अच्छा है, मतलब वो संतान सुख देगा, खुशियां हाँ। देगा। ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन वो नौकरी छीन लेगा। इसलिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला था कि इस तारीख तक तो मत छोड़ना नौकरी। राइट। हाँ। क्या है ना? हाँ। हाँ। तो इस टाइम तक अगर छोड़ देते तो फिर मिलेगी नहीं। इस टाइम पर्टिकुलर तारीख के बाद में फिर आपको जो करना है करो। हम्म। मतलब फिफ्थ हाउस अच्छा बुरा का कोई मतलब ये नहीं होगा? फिफ्थ हाउस अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन वो सिक्स्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके ओके, समझ गया। ठीक है, मतलब जब भी आपकी कुंडली में दशाओं में, मतलब जैसे मान लो कि भाई आप आज क्या तारीख, 23 तारीख हो गई, ठीक है ना? तो 23 तारीख से लगा के तो अगली 23 तारीख तक अगर कोई दशा चल रही है, ठीक है, अब हम्म। मान लो कि उसमें जो है वो आपकी कुंडली में सिक्स हाउस एक्टिव है। ठीक है। तो सिक्स हाउस जो है वो एज अ जॉब, एज अ मेहनत का पैसा, ये तो आपको देगा ही। लेकिन वो सेवन को निगेट कर रहा है, मतलब आपकी पत्नी से आपका झगड़ा जरूर कराएगा। ओके। ठीक है, दोनों में क्लैशेस जरूर होंगे। राइट। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू सर, हाँ समझ में आया। वैसे ही, वैसे ही अगर सिक्स हाउस, फिफ्थ हाउस जो है वो नो डाउट कि सिक्स हाउस को निगेट कर रहा है, तो आपको मेहनत का पैसा नहीं लाने देगा। लेकिन सिक्स हाउस आपको रोग दे रहा है, तो उतने उतने टाइम पीरियड में आपका रोग सही हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्टिव है। गेटिंग द पॉइंट? यस एब्सोल्युटली मेक सेंस सर, थैंक यू। हाँ। तो हर भाव के पास में नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें हैं। वही भाव किसी न किसी भाव से तीसरा बन गया है, वही भाव किसी न किसी से 12वां बन गया है,
वही भाव किसी न किसी के आगे है, ठीक है, वही भाव किसी न किसी के पीछे है, ठीक है। समझ में आया सभी को? अमित सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब भाई मैं क्यों क्यों कहानी मतलब क्यों कथागान कर रहा हूँ आप लोगों के आगे, इतना इतना क्यों बता रहा हूँ मैं? कारण यह है कि यही आपका बेस बनेगा जब आप प्रिडिक्शंस करने जाओगे, और आपको जो जो नक्षत्र नाड़ी कल दिखाई थी, है ना, जो केपी सिग्निफिकेटर आगे चल के और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उस तरह की। तो जब भी आप उसको देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वो भाव नहीं, वो जो चीजें दे रहा है वो चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए फिर। ये रामायण में इसलिए आपको गा के सुना रहा हूँ, और उसको इतना डीप एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी भाव को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पांचवा भाव है, ये छठे से बारहवा है, फिर ये पांचवा भाव अपने आप में भी चीजें दे रहा है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये तीसरे से तीसरा है, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे से दूसरा है, चौथा भाव माँ का पैसा कहाँ से देखेंगे, पांचवें भाव से। तो माँ का सबसे अनमोल धन कौन होता है? उसकी संतान, ठीक है। जब आप किसी भाव को देख रहे हो ना, तो आपको सिर्फ वो भाव ना दिखे, सिर्फ नंबर वहां पर लिखा हुआ ना दिखे, आपको दिखे कि एक तो क्लाइंट के द्वारा गया पूछा गया प्रश्न, है ना, और उस प्रश्न से रिलेटेड पांचवें भाव में क्या क्या चीजें हैं, बस सॉर्टेड। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? नाइन्थ हाउस, नवम भाव, नवम भाव हमको क्या दे रहा है? हायर एजुकेशन, फादर, पिता, ठीक है, धर्म, ठीक है। नवम भाव दे रहा है हमको धर्म, और धर्म में क्या होता है? कर्मकांड, कर्मकांड भी नवम भाव देगा। पूजा पाठ नवम भाव देगा। मंदिर, धार्मिक जगह है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ठीक है, पुण्य स्थान, और तीर्थ स्थान, धार्मिक पुस्तकें। ठीक, धार्मिक धार्मिक स्थान हो गए, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब जो है नवम भाव किस भाव से तीसरा है बताइए जरा। भाई देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मुझे जो जो व्यक्ति स्क्रीन पे दिखेगा, मैं बात उसी से कर पाऊंगा, जो जो नहीं दिखेगा उससे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। भाई जो दिखेगा उसका नाम भी ले लूंगा मैं, हो सकता है ना, जैसे कि भी अजीत सर आए। अजीत सर बताओ, नाइन्थ हाउस किस हाउस से थर्ड है? ऐसा कौन सा हाउस है जिससे तीन तक गिनेंगे तो नौवा भाव आ जाएगा? माइक खोल के बोलना पड़ेगा आपको। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस, तो सेवेंथ हाउस जो है वो किसका है? विवाह का, शादी का, पत्नी का। तो नाइन्थ हाउस दूसरी पत्नी का भी है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो केसेस आते हैं उसको भी हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे। दूसरे विवाह के लिए लोग पूछते हैं कि भाई मेरा तलाक हो गया है, या मेरी धर्म पत्नी का देहांत हो गया है, तो क्या मैं दूसरा विवाह कर लूं? तो ऐसे में भी हमको नाइन्थ हाउस को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा भाव संतान का है, सातवां भाव किसका है? पत्नी का है, लेकिन पांचवा सातवां भाव जो है वो किस भाव से तीसरा है? पांचवे से। तो दूसरी संतान आपकी कहाँ से देखोगे आप? सातवें से। तीसरी कहाँ से देखोगे? नौवे से, ठीक है। सर फिफ्थ हाउस भी धर्म का बोले और नाइन्थ हाउस भी धर्म का बोले। हाँ, ये धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो पहला नौवा, पहला पांचवा नौवा, एक, पांच, नौ, ये धर्म त्रिकोण है। दो, छह, 10 ये कर्म त्रिकोण है, ठीक है। और तीन, छः, ना तीन, तीन, सात, और 11 ये काम त्रिकोण है, मतलब
इनसे, इन भाव से आप खुद को एक्सपांड करते हो, प्लेजर लेते हो। ठीक है। और 4 8 12 वो मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आता है। मतलब सर एक बार रिपीट कर दोगे ये? हाँ सर, क्यों नहीं। जो 1 5 9 है वो धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। धर्म अर्थ त्रिकोण मतलब पैसों से रिलेटेड अर्थ त्रिकोण जो होगा वो 2 6 10। ठीक है। काम 3 7 11 और मोक्ष त्रिकोण आएगा अर्थ 4 8 त्रिकोण नहीं 12। समझ में आ रहा है सर। अर्थ त्रिकोण नहीं समझ में आ रहा है, जी। क्या क्या होता है? अर्थ 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 मतलब पैसा, पैसा, पैसे को कौन कौन से भाव से बताया मैंने, बताओ। पैसे को सेकेंड मैंने कौन कौन से भाव से बताया है? सेकंड हाउस से बताया था, सेकेंड हाउस। 6th हाउस से बताया था, हाँ। है ना। और 10वां भी लिख लो, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन से तो पैसा आता ही है ना। ठीक है। ये 4 तरह के त्रिकोण हमारे हैं, है ना, क्योंकि हमारा ज्योतिष त्रिकोण और चक्रों पर ही आधारित है। 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रयोग में आती है, त्रिकोण और चक्र। जो कुंडली भी हम आप देख रहे हैं बेसिकली, ये पुराने समय में चक्रों के माध्यम से देखी जाती थी। इवन जिस टाइम ये यहाँ से विदेश गई थी, है ना, तो विदेश के जो लोग हैं, अगर हम बोले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो वो तो आज भी चक्र में ही देखते हैं। उनके फंडे चक्र में ही चलते हैं सर। उनकी कुंडलियां जो बनती है ना, वो चक्रों में ही बनती है। हमारे यहाँ भी कई थ्योरीज है ज्योतिष में, वो सारी चक्रों में ही, चक्रों पे ही आधारित। सर्वतोभद्र चक्र, त्रिपताका चक्र। ठीक है। सारी चीज चक्रों में और वर्गों में चलती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नवम भाव में हमने इतनी चीजें देखी, अब नवम भाव को और ज्यादा जानने के लिए हमको दसम भाव पे आना पड़ेगा। दसम भाव हमारा प्रोफेशन, हमारा नेम फेम, सत्ता की कुर्सी। सत्ता की कुर्सी चाहे वो नेताजी की हो, या चाहे आपके घर की हो, या आपके बिजनेस की हो, मतलब वहां पर सत्ताधारी कौन हो। ठीक है। तो वो 10th हाउस से देखा जाता है। नो, नेम फेम, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रोफेशन, और लीडिंग थ्रॉन, जिस पर बैठकर हम लीड करते हैं। ठीक है। तो दसम भाव है वो। मान लो भारत पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, और हमको लग रहा है पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, और इतने में 9th हाउस एक्टिव हो गया, तो सत्ता की कुर्सी छीन लेगा, क्योंकि 10वें से 12वां है वो। जब भी हम क्रिकेट मैच की प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग हमारे हारने की जो प्रिडिक्शन होती है, मतलब भाई, मतलब हम, हमारी जो भी फेवरेट टीम है, उसके हारने की प्रिडिक्शन होती है, तो उसमें 9th हाउस भी एक्टिव होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। उसमें 5th हाउस भी एक्टिव होता है, क्योंकि आप काउंट कीजिए भावत भाव सिद्धांत के अनुसार, है ना, कि 11वां भाव जो है वो हमारा जीत का भाव है। मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव है, हमारी इच्छा पूरी हो रही है वहां से, है ना। 7वां भाव हमारे शत्रु का भाव है। 7वें भाव से 11 तक गिनिए। रंजित सर, है ना, अजीत सर, अमित सर, मोना मैम, Yeah. गिनो जरा। 7वें से 11वें तक। फोर्थ हाउस। 7 8 पाँच। 5th, 9 5th। 10 फिफ्थ। पाँच। 11 12 1 2 3 4 5। फिफ्थ हाउस। हाँ। तो यही कारण है कि पंचम भाव जो है वो हमारे शत्रु का 11वां भाव है। तो बताओ, सिर्फ भावों के कार्यकर्ता तो हम याद करने से काम नहीं चलेगा, हमको इस तरह से भाव के कार्यकर्ता याद करना है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं आपको एक लिस्ट देता कि भाई ये चीज याद करके रखना, तो नहीं होती। लेकिन इस तरह से अगर हम भाव से भाव को जोड़कर देखते जाते हैं, तो हमको बहुत सारे नए नए एस्पेक्ट, नए नए दरवाजे खुलते जाते हैं।
तो जब भी क्रिकेट मैच की प्रिडिक्शन होती है तो हमारे जीतने के लिए पहला भाव, छठा भाव, ठीक है, 11वां भाव और 10वां भाव, ये चार भाव चाहिए। अगर सामने वाली टीम जीत रही है ना, तो हमसे 12वां कौन है? 12। ठीक है, हमारी टीम मतलब सामने वाले की टीम का 11वां कौन सा है? 5। सत्ता की कुर्सी कौन खींच लेगा? 9। और अपोजिट टीम तो है ही 7 नंबर, तो चार उनके हो गए ये। अब हमको मैनेज करके देखना पड़ता है कि ज्यादा कौन के हैं, कम कौन के हैं। अगर हम हमारे नंबर ज्यादा दिख रहे हैं तो हम जीतेंगे, उनके ज्यादा हैं तो वो जीतेंगे। ठीक है, सर तो एक दसम भाव सवाल, से नेम फेम। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी मैम, बताइए, चलिए। ये तो वही नंबर्स हैं भाव भावांतर जो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। 8 किसी में नहीं आता। आता है, हर भाव कैसे? का 8वां भाव आता है, नहीं, हर भाव का 11वां भाव भी आता है। नहीं, नहीं आता। कैसे बताओ? एक से एक गिना, दूसरा भाव आया। हाँ, एक से एक गिनोगे तो एक ही आएगा। नहीं, एक से दो भाव आगे गिने, मतलब वही नंबर ऐड करना है ना जो भाव है। एक से एक गिनोगे तो एक ही रहेगा। नहीं, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जो आप सिखा रहे हो वो ये है कि एक से दूसरा भाव, मतलब जितना नंबर का भाव है उतने ही नंबर आगे जोड़ना है। ठीक है, एक से एक आगे गिना तो दूसरा भाव आया, दूसरे से दूसरा गिनना है तो 2, 3 तीसरा भाव आया, तीसरे से तीसरा गिनना है 3, 4, 5, चौथे से चौथा गिनना है 4, 5, 6, 7, पांचवे से पांचवा गिनना है 5, 6, 7, 8, 9। सर आठवां तो मिस हो गया। आठवां तो किसी का मिलता ही नहीं। तो 8वें से 8वां गिन लो मैम। आएगा नहीं, आठवें से आठवां, 8, 9, 10, 11, 12, 1, एक। 2, 3। मैं कह रही हूँ भावांतर में आठवां भाव आता ही नहीं आता है, आता है, आता है। है। सर नहीं आता, 6 भी नहीं आता। हाँ। मैंने कॉपी में लिख के देख लिया सर सारा। नहीं आता। आता है, आता है, आता है। सर ठीक है, मैं आपको फिर लिस्ट भेजूंगी, देखना नहीं आता। चलिए ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक तो ये थ्योरी है कि किसी भाव से कोई भी भाव तक जोड़ लो। एक ये है, जैसे मान लो कि भाई आपने तो आपका 8वां भाव देख लिया, ठीक है, आपकी माता जो है, हम मदर जो है, वो उसको 4th हाउस से देख रहे हैं, तो भाई उनका भी तो 8वां भाव की कुंडली में एक्टिव है। वो कौन सा होगा? मम्मी से 8th हुआ ना फिर। 4, 5, 6, 7, 8, 11। 9, 10, 11। 11, 11वां 11वां भाव भाव भले ही आपकी इच्छा पूर्ति है, लेकिन वो मदर मंदिर के का। लिए अच्छा है। समझ आ गई। ठीक है, अब मान लो उदाहरण के लिए कि भाई आपको जीवन में बड़ी दिक्कत परेशानी समस्याएं चल रही हैं। ठीक है, आपको जीवन में दिक्कत परेशानी समस्याएं चल रही है, और आपकी कुंडली में कौन सा भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है? अभी 8वां भाव एक्टिव है। ठीक है, लेकिन 8वां भाव किस भाव से 11वां है? 10th। पीछे पीछे चले जाओ। 10th। बस पीछे जाना है, गो बैक। सॉरी, साइमन गो 6, बैक। 6, 6, 6। 6। हम्म। छठा। तो छठे से संबंधित कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर दो, तो 8वां आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। समझ में आया? सर रिपीट कर दो एक बार ये। छठे भाव से संबंधित और क्या क्या काम होते हैं? तो पेट्स छठे भाव से देखते हैं, पेट्स छठे भाव से देखते हैं, छठे भाव से हम हमारा ड्रेसिंग सेंस देखते हैं। ठीक है, छठा भाव हलवाई का भी है। तो आपको क्या करना है? ज्यादा ही एंजाइटी हो रही है, किसी को बुलाओ, दोस्त को, उसके साथ में बैडमिंटन खेल लो, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लो, उसको रखो अपोजिट टीम में, चेस खेल लो।
ठीक है, अपने पेट को घुमाने ले जाओ, कुछ नहीं कर सकते तो कपड़े बदल लो, अच्छे कपड़े पहन लो थोड़े। समझ में आया? तो ऐसे में क्या होगा, आप छठे भाव को एक्टिव कर दोगे तो उसका 11वां भाव क्या होगा, 8वां है। इस तरह से भावत भाव और भाव भावांतर थ्योरी काम करती है। अब 11वां भाव की तक हमने बात कर ली। 11वां भाव हमको इच्छा पूर्ति देता है, हमारे फ्रेंड्स देता है, दोस्त। ठीक है, और बड़े भाई बहन, और चाचा बुआ। ठीक है, 10वां भाव एक चीज और देता है, आपकी पत्नी की माँ, आपकी सासू माँ, आपकी पत्नी का भाई। कौन सा भाव है, 9वां। 9th। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं सब आपको अब अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या, कि आप अलग से एक लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, उसको याद कर रहे हैं, गोट रहे हैं, अपने आप घुट जाएगा वो। ठीक है, 12वां भाव बहुत सारी चीजें देता है। 12वां भाव हमको सबसे पहले तो नुकसान देता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि पैसे का ही नुकसान देगा वो, नुकसान देता है। 12वां भाव हमको नींद देता है, शयन सुख देता है। ठीक है, लोग इसको बेड प्लेजर के नाम से जोड़ लेते हैं, तो बेड प्लेजर में कुछ और ही सोच लेते हैं, जबकि सोना भी अपने आप में एक प्लेजर है, फुल थिंग है। ठीक है ना, क्या करना है भैया, क्लास लेने के बाद सोना है ना, मस्त नींद आएगी, थक थका के सो। गरीब आदमी को ये प्लेजर ज्यादा मिलता है, तुरंत सो जाता है एक क्वार्टर सफेद का लगा के। ठीक है, हाँ, तो सोना भी अपने आप में एक जेन्युइन बात है। आप 2 दिन जाग लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना प्लेजरफुल थिंग है। ठीक है ना, तो 12वां भाव आपको शयन सुख देता है। 12वां भाव ऐसी चीजें देता है जो अ, जिसको हम बोलेंगे कि एक नई दुनिया आपको देता है, न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो नई दुनिया में क्या क्या चीजें आ जाती है, एक तो फॉरेन लैंड आ जाता है, बिल्कुल नई जगह है आपके लिए, है ना, फॉरेन लैंड। बार बार आप सपनों में भी पहुंच जाते हैं, तो एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो सपने 12वां भाव देता है। ठीक है, एकांतवास 12वां भाव देता है। फरारी काटना, है ना, आपने कोई जुर्म कर दिया है और कहीं फरारी काट रहे हैं आप बैठ के, 12वां भाव, किसी को नहीं पता कि आप कहो। ठीक है, एकांतवास हो गया, फरारी काटना हो गया, और आपराधिक मामलों में आप अंदर हो जाते हो अगर, तो वहां पर आपको क्या दिया जाता है, कारावास। तो कारावास जो है, वहां पर भी आप एकांत भोगते हो, अपने परिवार से दूर चले जाते हो ना। तो मेनली जो 12 भाव की जो प्रॉपर्टी है वो है एकांत। समझ में आया? लोग बोलते हैं, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी बोलते सुना होगा कि 12वां भाव अस्पताल का है, हॉस्पिटल का है। ठीक है, तो हॉस्पिटल का ऐसा ही नहीं है वो भाई। आप घर में बीमार पड़े हुए हो, इधर कोई रिश्तेदार मिल नहीं रहा है, वो चेचे पोपो कर रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया, वो उसको बोल बोल के और मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल ऐसे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिलैक्स होके अपना इलाज करवा सकते हो, वहां पर आपकी हीलिंग अच्छी से होगी। जितना ज्यादा आप एकांत खुद के साथ रहोगे, उतनी बॉडी हीलिंग जल्दी करती है। ठीक है, तो 12वां भाव इसलिए हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, एकांत का भी है, जंगलों का भी है, वर्षावनों का भी है, पहाड़ों का भी है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत नुकसान हुए जा रहा है, नुकसान हुए जा रहा है, नुकसान हुए जा रहा है, तो चलो भैया एक राउंड ऋषिकेश का मार के आ जाना फिर, तो थोड़ा नुकसान में फायदा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप पुणे महाराष्ट्र साइड हैं,
तो अजंता एलोरा की गुफाएं जहाँ बनी हुई है, जहाँ पर शिवाजी का मतलब वो बना हुआ है, फोर्ट बना हुआ है कि वो पहाड़ों के ऊपर पुराने पुराने फोर्ट बने हुए हैं, थोड़ा वहां पर एक बार राउंड काट के आओ, थोड़ा ट्रेकिंग वगैरह करके आओ। ठीक है। तो बड़े सरल सरल तरीके से रेमेडी भी आप इन सिद्धांतों के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। आ, आप एक काम कीजिए दीपक सर और बाकी सारे मित्र, आ, शीतल मैडम का एक नंबर है, फोन नंबर है, शीतल मैम आपका फोन नंबर जो है चैट बॉक्स में लिखिए आप, क्योंकि हमारा तो वो हो गया है, बैन हो गया है। हमने चैट बॉक्स में देखिए आप लोग, एक शीतल मैम का एक नंबर आया है जस्ट अभी। ठीक है, 9891214800। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय भेज दीजिए, आपको ये वाली जो पीडीएफ है ऐसी कैसी मिल जाएगी। जस्ट से हाय इस नंबर पे, हम आपको ये पीडीएफ या तो तुरंत या तो मॉर्निंग में सेंड कर देंगे। ठीक है। और इस पीडीएफ पर थोड़ा सा हम चर्चा कल या परसों में कर लेंगे। ठीक है, कल मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा अवकाश ले लूँ। आज एक थोड़ा सा गलत चीज, एक छोटा सा बहुत बुरी चीज मेरे साथ हो गई है। मेरा एक दोस्त था बहुत ही प्यारा, उसका 25-26 साल का था, छोटा ही था मुझसे, 10 साल छोटा था। उसका देहांत हो गया आज, तो बड़ा ही बेमन से आज क्लास हुई है, तो मजा नहीं आया है, मुझे नहीं मजा आ रहा था, है ना। तो मेरी इच्छा है कि भाई कल की तो कम से कम मैं छुट्टी रख लूँ। ठीक है ना। ठीक है। आज की क्लास कैसी रही, थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे दो, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ उसके बाद। सर एक चीज पूछनी थी। अभी हम्म। आपने बोला कि अगर हमारा नौवा घर एक्टिव है तो उसके लिए हम छठा घर एक्टिव होना चाहिए, मतलब वो कोरिलेशन है उसका। जैसे कि आपने 12वां घर का बोला, वो 12वें घर के लिए कौन सा घर एक्टिव होना चाहिए अगर निगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो? 12वें का जो भी 11वां होगा, और 12वें के पास पॉजिटिव चीजें भी है ना कुछ, मतलब भाई जैसे जैसे भाई आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो 12वें भाव का गुण है नुकसान होना, लेकिन 12वें भाव के पास जंगल भी है ना, पहाड़ भी है। तो आप क्या करोगे, जो एनर्जी वहां पर लग रही है ना उसको डाइवर्ट कर दोगे। उसको समझ रहे। रेमेडी क्या होगी? हाँ, वो एज ए रेमेडी ही काम में आएगी। जैसे मान लो कि भाई गैस पर दूध रखा हुआ है ना, और बस उबल के बाहर आने वाला है, तो क्या करोगे, उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, तो बैठ जाएगा। ठंडा पानी डाल दो थोड़ा सा। तो ऐसे ही किसी भी हाउस की नेगेटिव एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए उसी भाव के पास जो जो भी दूसरी चीजें हैं उनको एक्टिव करना होता है। जैसे कि छठे भाव से हम लोग बीमारियों को देखते हैं, लेकिन छठे भाव से हम शारीरिक मेहनत भी देखते हैं। छठे भाव से शारीरिक मेहनत भी देखी जाती है। तो हम पहले ही बोल देते हैं भाई यार, फलानी फलानी तारीख से छठा भाव एक्टिव हो रहा है तुम्हारा, तुम एक काम करो, जिम जाना स्टार्ट कर दो। ये छठे भाव से सर हम मतलब सेपरेशन भी देखते हैं। छठे भाव से हर हम हाउस सेपरेशन से भी देखते हैं। हर हाउस से 12th हाउस उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करता है। हर हाउस के पास ही वो हाउस वो चीजें हैं जो उसके नेगेटिव इफेक्ट को कम कर देती हैं, हर हाउस के पास है। जैसे छठे भाव से हम सेपरेशन भी देखते हैं। भाई जिस जिस व्यक्ति को सेपरेशन से संबंधित दिक्कत आ रही, सेपरेशन मतलब मैं यूं नहीं बोलूंगा तलाक ही हो जाएगा, कलेश भी हो रहे हैं जिनके घर में, ठीक है, उनको बोलो, उनमें से एक दंपत्ति में से एक व्यक्ति को बोलो कि तू जिम जा, आप देखो कलेश अपने आप कम हो गए। हजारों केसेस का एक्सपीरियंस है सर इसमें मेरा। जिसको बोला उस पे काम किया इस चीज ने। इसको बोलते हैं हम एनर्जी को डाइवर्ट कर देना। या उसको बोलो कि कोई पेट पाल ले, जो भी राशि है जल तत्व की, है ना, वायु तत्व की, उस हिसाब से मछलियां हैं जल तत्व में, वायु तत्व में पक्षी है, धरती तत्व में मतलब जो धरती पर खरगोश होते वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा पेट पाल ले, उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन मेनली तो ज्यादातर तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सरसाइज में रहा है छठे भाव में। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो।
और सर हर भाव का कर सकते हैं। सर एडुकेशन कौन सा भाव में आएगा? एडुकेशन, हायर एडुकेशन? जो माध्यमिक शिक्षा है वो से हायर एजुकेशन 9th हाउस है। नौवे सर, सेकंड नौवे हाउस अर्जित हम देखेंगे, fifth से हम लोग, सुन लीजिए, 5th हाउस से हम लोग इंटेलेक्चुअल, विवेक, बुद्धिमत्ता ये देखेंगे। जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो हमको 2, 5, 4 और 9th ये सारे भाव चाहिए होंगे सिर्फ एजुकेशन के मामले में। ये पूरी कुंडली में जैसे नक्षत्र नाड़ी की बात करूं तो पूरी नक्षत्र नाड़ी में अगर ये भाव ज्यादा हैं तो एजुकेशन क्लास फर्स्ट क्लास होगी। मेन कौन से हाउसेस है? 4 और 9। ठीक है, अब 4 और 9 को निगेट करने वाले कौन से हाउसेस है? 3 एंड 8। तो अगर 3 और 8 ज्यादा दिखेंगे तो उतना ये डफर रहेगा। ठीक है, उतने ही परसेंटेज कम हो जाएंगे। जितना एजुकेशन के भाव होंगे उतना ही परसेंटेज ज्यादा हो जाएंगे। चलो मान लो कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी ट्राइब में है, किसी ट्राइब में ही रहता है, तो उस ट्राइब में वो सबसे नॉलेजेबल पर्सन होगा फिर। ठीक है, लकड़ी से आग जलाने की उसके पास नई नई तकनीकें होंगी। ठीक है, कपड़े बनाने की या फिर कपड़ों को मैनेज करने की उसके पास नई नई तकनीकें होंगी, नए नए डिजाइन निकाल देगा वो। ठीक है, जिसके पास हायर एजुकेशन होगी वो भले ही मतलब शहर में रह रहा हो, गांव में रह रहा हो, ट्राइब में रह रहा हो, वो अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से एजुकेटेड खुद को कर ही लेगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि सभी को। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आज की क्लास का। प्रणाम काफी सर, चीजें सीखने को आज मिली की होगी। क्लास सर, बहुत अच्छी शुभ रात्रि थी। सर। प्रणाम सर, आज की जय क्लास श्री अच्छी रही। महाकाल सर। जय श्री